Hello guys, welcome to September Bongol. This is the best online coaching for AMU, Jamia, BHU entrance preparation. If you are preparing for AMU BTech or BSc, then must join our live batch for better preparation. Here we will provide you everything, notes, DPP, recorded lectures and live also. So this is the best. दिल की सुनो, STB जो सुनो. तो आओ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये सेकंड लेक्चर है। ये सेकंड लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स का। अच्छा, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बात है ना, इससे पहले मैं फोटॉन के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। फोटॉन के सारे फार्मूले सबको याद है? थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्योंकि पता है इस सबसे ज्यादा जो यूजफुल चीज है ना इसमें मॉडर्न में, वो फॉर्मूला है। फोटॉन वाली सारी बात याद है सबको? जल्दी जल्दी बोलो। कौन कितने लोग लास्ट क्लास में थे? यस सर। फोटॉन फोटॉन क्या होता है? एनर्जी का पैकेट होता है। तो इसकी एनर्जी क्या होती है? एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो मैं इसको लिख लूं एस सी बाई लेमडा। एस सी कॉन्स्टेंट है, इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो ये इसका टू आता है 12,400 अपन लेमडा। एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। मेरे साथ फार्मूला बोलो यार, अगर नहीं याद हो तो बोलो गाइस, बोलो मेरे साथ फार्मूला। ये ठीक है, पहला फार्मूला ये था फोटॉन का। दूसरा फार्मूला क्या था? नेट कट गया क्या? तुम लोग रिस्पॉन्स करो यार। फार्मूला मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। तुम क्या चाहते हो, मैं खुद फार्मूला लिखूं? या तुम बोलो, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। सर म्यू मतलब क्या होता है सर? अरे यहाँ पे म्यू कहाँ आ गया? न्यू है, दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी। दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। क्योंकि हमें पता है फोटॉन में दोनों नेचर होते हैं ना। कौन कौन सा? वेव नेचर भी होता है और उसके साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। हमें पता है ना। तो चूंकि ये वेव नेचर है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कुछ वेवलेंथ। लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। वेव है तो वेवलेंथ होगा। ठीक है कैफ? कैफ सर तो ठीक ये है। होता क्या दूसरा है? फॉर्म वेवलेंथ में पढ़ाऊंगा। वेव जो पढ़ाऊंगा तो बहुत इस पे एक्चुअली मान लो अगर कोई भी वेव क्या कर रहा है ना, कोई भी वेव मान लो एक साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। तो अपने दो पीक पे आने में जितना, अगर एक पार्टिकल है जो साइनोसॉइडल वेव में मोशन कर रहा है तो इन दोनों पीक के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ। और एक राउंड लेने में, एक टाइम पीरियड चलने में जो टाइम ले रहा है, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। और या फिर एक सेकंड में जितना, अगर मान लो एक सेकंड में जितना राउंड चल ले रहा है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इन सब बातों पे डिस्कशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं वेव सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद रखो, अभी के लिए बस इतना याद रखो। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। हर वेव के पास अपनी एक वेवलेंथ होती है और हर वेव के पास अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये दो बातें याद रख लो। कुछ नहीं पता, मान लो ये दो नए टर्म है। हर वेव है तो उसका वेवलेंथ होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। कहाँ के गाइस? यस सर। हाँ तुषार, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। शना खान, अरे सर हेलो। अब छोटी, अब जो आप पूछेंगे कुछ अच्छा तब बताएंगे सर। अरे नहीं, फॉर्मूला बोलो। अच्छा बुरा की बात नहीं, फार्मूला हमेशा अच्छा होता है भाई। ये फार्मूला भूल गए, आंसर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। पावर का फार्मूला बोलो। बिना देखे बोलना है, बिना देखे। सर पावर का बोल फार्मूला रहे सर, बोलो। एस सी बाय लैम्डा डी एन बाई डी टी। एच सी बाई लेमडा डी एन बाई इंटू डी डी टी, एन बाई ठीक डी है। टी। वॉट से सो डब्ल्यू से सो भी बोलो। आता ना। हाँ पावर डब्ल्यू से, सॉरी डब्ल्यू से वाट से। सो हाँ हाँ हाँ, सही सही बोलो, वाट से। ये दूसरा फॉर्मूला था कि फोटॉन का पावर कितना होगा। उसके बाद तीसरा फार्मूला हमने फोटॉन के बारे में क्या देखा था? जल्दी बोलो। सर पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। हमने मोमेंटम की बात कर रहे हो क्या? यस। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? एच अपॉन पी लैम्डा। इक्वल टू एच बाई लैम्डा। P is equal to h by lambda, ठीक है।
तुमने मोमेंटम भी देख लिया। अब चौथा बात हमने क्या देखा था, इंटेंसिटी देखा था। यस सर। इंटेंसिटी का आई इज फॉर्मूला क्या इक्वल टू होता है, पावर बाई एरिया। आई इज इक्वल टू पावर बाई एरिया। पावर बाई एरिया। और पावर की वैल्यू तुमने रखा होगा क्या, बोलो। सर ये पीछे रखती है, एस सी बाई लैम्डा इंटू डी एन एच बाई डी सी टी। बाई लैम्डा डी एन बाई लैम्डा इंटू डी डी एन टी, बाई डी टी और यहाँ पे बाई ए ए। तो है ही, ठीक है। अब तुमने एक चीज देखा होगा कि अगर जब भी हमें आई इंटेंसिटी की एक बीम दी होगी तो हम ये बता सकते हैं कि उस आई इंटेंसिटी की बीम में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना है, ये हम बता सकते हैं। मतलब डी एन बाई डी टी यस बता सकते हैं। डी एन बाई यस डी, सर ये बता फॉर्मूला सकते। ज्यादा यूज होता है। डी एन बाई डी टी क्या होता है, सर आई ए आई लैम्डा बाई एस सी। ए ए लैम्डा बाई एस लैम्डा सी। बाई एस, ठीक है। ये सारी बात देखे थे। उसके बाद क्या देखा था, अगर कोई वॉल है उससे आके फोटोन टकरा रहा है तो कितना फोर्स लगेगा आने वाले फोटोन की वजह से, पी इंसिडेंट की वजह से, जो एफ इंसिडेंट होगा आने वाले फोटोन की वजह से, आने वाले फोटोन की वजह से जो एफ इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, बताओ। सर पी आई इंटू डी एन आई बटे डी टी। हाँ, डी एन आई सर अपन डी माइनस टी। का साइन वो उस, सर पॉजिटिव और नेगेटिव लेके कर। हाँ, और अगर कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है तो जितने मान लो एन फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं एफ रिफ्लेक्ट होने वाले फोटोन की वजह से जो फोर्स निकालना होगा मैं क्या निकालूंगा, पी रिफ्लेक्ट डी एन आर अपन डी टी, ठीक है। अगर नेट फोर्स निकलना हो तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों को एफ आई ऐड। प्लस एफ आर। तो ये हो गई थी यहाँ तक की बात। हमने एक और बात देखी थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इसका 2h सर अपॉन टी उसमें होता है। आई क्या है सर? आई इंटेंसिटी, कौन सा ए, आई मतलब इंसिडेंस, इंसिडेंट मतलब आने वाले फोटोन जो गिर रहे हैं, इंसिडेंट फोटोन। और आर मतलब रिफ्लेक्टेड फोटोन। अरे मान लो प्रकाश की किरण इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है, अगर ब्लैक बॉडी नहीं हुआ तो, है कि नहीं। जब यस सर। प्रकाश की किरण इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड भी तो होगी। आर क्या है, रिफ्लेक्टेड फोटोन। एंड सर ब्लैक बॉडी? अरे ब्लैक बॉडी जो एक ऐसी सारे बॉडी लाइट्स होती को है जिसमें ऑब्जर्व कर ले। प्रकाश, जो जिसमें अगर प्रकाश की तुम किरण डालोगे ना तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, सारी की सारी ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है। उसके बाद हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखा था। अब मैं पी को क्या लिख सकता हूँ, एच अपान एम भी लिख सकता हूँ, या फिर एच अपान अंडर रूट 2m के लिख सकता हूँ, टू रूट एम लिख के। सकता हूँ कि नहीं। रूट एम हाँ, के। ठीक है। तो ये हम ध्यान से याद रखेंगे अपने जीवन काल में, हमारे पहले लेक्चर का सारा फार्मूलों का सार था। हेलो प्रिया, रिस्पॉन्ड। पल्ले पड़ा कुछ यहाँ तक, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आज। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं डीपीपी का कोई पढ़ा क्वेश्चन फंसा सर, हो? वो मैंने कल नहीं पढ़ा, करा था। हाँ तो कल लास्ट वाला लेक्चर एक बार जाके देख लेना, ठीक है। ठीक है लेकिन सर। मैंने फार्मूला तो लिखवाया फिर से, थोड़ा बहुत तो समझ आना ही चाहिए। हाँ, डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक कोई डाउट? सर 1 से लेकर 6 तक कर पाए, आगे का तो नहीं पता। सर 1 से उसमें 6 में कोई आसान थे डाउट? लेकिन। नो आसानी है, सर। वो लिखा हुआ था ना जीरो, जीरो लेवल। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आता है भाई, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 2 था, एक क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन। तुमने कशिश तुमने डीपीपी करा? एक फोटॉन का मोमेंटम इन्होंने अरे दे रखा सर है। वो जो हाँ, सर आपने जो क्वेश्चन कहा है यस ना वो वाला, सर। सर वो कल आपने क्लास में कराया था सर, उसमें बहुत कंफ्यूजन था सर। उसको पता है, आप कह रहे थे वो उसकी मतलब सीजीएस वैल्यू होती है जिसमें रखे रहने दीजिए, उसी में रखा हाँ, हाँ, रहेगा। तो सर ग्राम हाँ, हाँ। सेंटीमीटर को चेंज कर दीजिए ना सर केजी सेंटीमीटर में। तो कल आपने ऐसा नहीं किया था सर, केजी केजी मीटर में चेंज सेंटीमीटर करना में, पड़ेगा सर उसको। केजी केजी मीटर सेंटीमीटर में में सर। क्यों? केजी, केजी अच्छा। मीटर। तुम उसको हाँ, तुम उसको एसआई में, एसआई यूनिट में चेंज करके करना चाह रहे हो? हेलो। सर अर्ग सीजीएस, अर्ग जो होती है वो सीजीएस होती है हाँ, सर। हाँ। अच्छा सेंटीमीटर जो ग्राम और जो देखो, सेकंड। जब जो सेंटीमीटर ग्राम जो सीजीएस है वो ऑलरेडी क्या देगा, जो सीजीएस में है, सीजीएस है वो सेंटीमीटर, ठीक है, और ग्राम और सेकंड।
लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को ग्राम में और सेकंड में। तो अगर किसी भी इक्वेशन में सारा यूनिट अगर सीजीएस में रखोगे तो आउटपुट जो आएगा सीजीएस में ही आएगा, ठीक है। अगर कोई भी फॉर्मूला है उसमें सारी हर एक की वैल्यू अगर आप एसआई यूनिट में रखेंगे तो जो आउटपुट आएगा एसआई में आएगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन के सारे जो चीज हैं वो सीजीएस में दिए हुए हैं और आंसर भी सीजीएस में दिया हुआ है, आंसर भी सीजीएस में दिया हुआ है, तो चलो हम सब सीजीएस में रख लेते हैं, है ना। नहीं आया, समझ गया सर, हो गया था सर वो तो। ठीक है। तो चलो ठीक है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो तुम्हें लगेगा क्या पढ़ा रहा है। चलो हम एटम के बारे में अब चलते हैं। हमने फोटोन पढ़ लिया, एटम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम जो है अभी भी खुद में एक अनसुलझी पहेली है। जो पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, एक पूरा का पूरा मॉडर्न ही एक अनसुलझी पहेली है जिसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट बिहाफ पे कुछ ही चीजें हम लोग जान पाए। ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में हर चीज जान पाते हैं, ठीक है। इसके आगे भी इस पे शोध हो रहे हैं, बहुत सारे संशोधन हो सकते हैं, पर फिर भी जिन लोगों ने प्रयास किया स्टार्टिंग से करा, हम उनके मॉडल्स को देखेंगे कि एटम्स को किन किन मॉडल्स के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश की और क्या क्या उनकी मॉडल्स की कमियां थी और बाद में उस पर क्या क्या संशोधन किया गया। तो पहला जो मॉडल आया था एटम के बारे में वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आई थिंक तुम लोग पढ़ा होगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, किसी ने पढ़ा है? सर हमने तो रदरफोर्ड पढ़ा है, बोर्स पढ़ा है। थॉमसन नहीं दे, रदरफोर्ड और बोर्स इसके बाद आए थे। सब देखो, तुम्हें ये पता ना कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? अरे वो तो सर थॉमसन ही है ना, थॉमसन है, जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन को, अरे सर ये कहते थे कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब वो घूमता है चारों तरफ तो वो अपनी एनर्जी जो है ना इमिट नहीं करता, रदरफोर्ड। और वो लेकिन कभी कभी बहुत लोग का अभी भी मतभेद है कि गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। और न्यूट्रॉन का किसने किया था? चैडविक। तो ये तो बेसिक सी बात होगी, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं अभी भी सुलझी हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद अपना एक मॉडल दिया और एटम के बारे में बताया। उसने बोला, तुमने तरबूज देखा है? तरबूज देखा है? उसमें क्या होता है? पूरा का पूरा पार्ट गूदा होता है और उसमें कहीं कहीं बीज घुसे होते हैं, होता है ना, ब्लैक से। तो इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग जो अपना एटम होता है तरबूज जैसा गोलाकार होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से घुसे होते हैं जैसे तरबूज के गूदे में बीज घुसा हो। इनके अकॉर्डिंग, थॉमसन के अकॉर्डिंग। तो थॉमसन ने बात बताई कि इसमें कुछ भाग पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव होता है। और इन्होंने ना तो नाभिक के बारे में, मतलब ना तो न्यूक्लियस के बारे में बताया, ना प्रोटॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी। बस उन्होंने बताया कि ये जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज में उस तरीके से घुसा रहता है जिस तरीके से तरबूज के गूदे में बीज घुसा होता है, ठीक है। तो ये इनका अपना मॉडल था। और तुम्हें समझ में आया इन्होंने क्या कहने की कोशिश की? बोलो भाई, इन्होंने क्या कहा था? मतलब उनके कहने का हुआ था। हाँ, और इन्होंने किस बिहाफ पे कहा? बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर। उन्होंने सबसे पहला मॉडल दिया था एटम पे और उन्होंने बोला था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे बोला था कि जो तरबूज है, तरबूज में बीज उस तरीके से घुसा होता है जिस तरीके से, सॉरी, एटम में इलेक्ट्रॉन्स उस तरीके से, एटम के पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन उस तरीके से घुसे होते हैं
जिस तरीके से तरबूज के बीज में गुद घुसा होता है, तरबूज के गुदे में बीज घुसा होता है। ये तो उन्होंने बात बोली, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के बिहार पे इस मॉडल को कुछ दिनों बाद खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। क्योंकि इसके बाद एक नए मसीहा आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है कि तरबूज के गूदे में बीज जैसे घुसा होता है वैसे इलेक्ट्रॉन घुसा होता है। उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत बात है। एटम के ही दो पार्ट हो जाते हैं, एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, और बाकी का पूरा पार्ट तो खोखला है। ये पहले थॉमसन मॉडल समझ में आया गाइस? सबको समझ में आ गया थॉमसन मॉडल? यस सर। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जो रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल आया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला, इसके बाद इसकी कमियों को रदरफोर्ड ने दूर किया। हाँ, तो इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसमें भी पैसा। ठीक है, पहले इसे ट्राई करना, बाद में इसे ट्राई करना, नहीं तो कॉल कर लेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे बोला। इसने देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कराया, इन्होंने सोने की बहुत पतली पन्नी लिया। ठीक है, इस पे अल्फा कण समझते हो, 2He4, हीलियम का नाभिक, 2He4, हीलियम का नाभिक, सिर्फ हीलियम का नाभिक, मतलब अल्फा कण मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, अल्फा कण में ही होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अल्फा कणों का इन्होंने बौछार कराया सोने की बहुत पतली पन्नी पर। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो अल्फा कण हैं वो बिना डेविएट हुए अपने मार्ग में वापस निकल जा रहे हैं। मान लो इन्होंने ऐसा बौछार कराया, सोने की पतली पन्नी लिया, उसके एक एटम पे उन्होंने बौछार कराया, तो देखा कि बहुत सारे अपने अल्फा कण हैं बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, उसमें से कुछ अल्फा कण हैं जो अपने मार्ग से थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, और बाकी लाख में से एक, मतलब बहुत कम ही अल्फा कण है जो टकरा के वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एटम। तो इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया। देखो, ऐसा हुआ कि जो कुछ अल्फा कण ऐसे थे, लाख में से शायद एक, जो जिस रास्ते से गए उस रास्ते से वापस आ गए। तो इससे इन्होंने एक अनुमान लगाया कि जो न्यूक्लियस, जो एटम है, उसके बीच में एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा डेंस है। एटम के बीच में कुछ ना कुछ है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंस है कि नहीं? दूसरा अनुमान लगाया कि जो अधिकांश भाग क्या है, हॉलो है। उन्होंने तीसरा अनुमान ये लगाया कि जो डेंस वाला पार्ट है उसमें पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। उसमें कौन सा चार्ज अवेलेबल है? पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आई? अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला पॉजिटिव चार्ज है? वो चाहते तो निगेटिव चार्ज भी बोल सकते थे ना। हेलो, यस सर। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज इस बिहाफ पे बोला कि मान लो यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ। अब देखो, जो अल्फा कण है उस पे अल्फा कण के पास पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, बताओ? पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल। अब अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहे हैं, तो इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा ना। तो इसके मार्ग को क्या करेगा? डेविएट कर देगा। अगर यहाँ न्यूक्लियस में निगेटिव चार्ज होता, तुम पॉजिटिव चार्ज को भेजते ना, तो अपनी तरफ खींच लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो, उसने मार्ग को कैसे डेविएट किया?
उधर डेविएट किया। तो इस बिहार पे उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस में चार्ज है पॉजिटिव है। इस तरीके से उन्होंने प्रोटॉन के बारे में भी बताया और न्यूक्लियस के भी बारे में बताया, और न्यूक्लियस के खोजकर्ता भी यही कहला है। समझ में आया? यस। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार क्या मसला था, क्या उन्होंने पहला चीज क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, काफी डेंस है लेकिन बहुत छोटा है। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एटम का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। ठीक बात, यहाँ पे तुम लोग 9th में 11th में भी, सॉरी 9th में 12th में भी पढ़ोगे, ठीक है। और उन्होंने जो तीसरी पॉइंट बोली वो बोली जो निगेटिव पार्ट है, जिसको कह रहे थे थॉमसन जी की गूदे में एक घुसा होता है बीच में, जैसे वो वैसा घुसा नहीं होता है, वो इसके चारों तरफ इसके बाहर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस उनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने, ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है सबको? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? यस सर। तुषार पढ़े हो? ये तो पढ़े ही होगे। ठीक है, मान लिया ये क्या है, एटम है। ये क्या है, एटम है। एक एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है। एक ओहो, गलत बन गया। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं कहूँ कि दिस इज अ एटम, ठीक है, ये क्या है, एक एटम है। एटम के अंदर क्या है, ध्यान सुनो, एटम के अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है न्यूक्लियस। जो काफी ज्यादा डेंस है। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्होंने ऐसा बोला। तो भाई लोग तो क्वेश्चन करेंगे ही कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर पाया जा रहा है तो ये न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो इन्होंने बात बोला, तो लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए, ये बाहर पाया तो जाता है लेकिन रेस्ट अवस्था में थोड़ी ना होता है कि अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो होता है मोशन करते हुए पाया जाता है, मोशन करते हुए। एक इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है? सर्कुलर मोशन। अब जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसमें अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। उसकी वैल्यू क्या है, k q1 q2 अपन r स्क्वायर। लेकिन इसके तरफ एक कौन सा फोर्स लग रहा है, बताओ? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल mv फोर्स बाय लग r। रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है, mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने लॉजिक दे दिया कि देखो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। तो बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स बैलेंस हो जा रहा है, तो ना तो बाहर भाग रहा है ना तो अंदर गिर रहा है। तो ये लोग को समझ में आया कि हाँ भाई, तब तो पॉसिबल है ऐसा। इनका मॉडल सही है, इनका मॉडल बिल्कुल सही है। समझ में आया? हेलो। तो यहाँ पे लोगों ने इनके मॉडल को माना कि ठीक है, कि ठीक है। कुछ दिनों तक इनका मॉडल चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक प्लैंक नाम के आदमी आए, प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए। प्लैंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMFT थ्योरी, ये अपने एक थियरी के साथ है। और जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था तो ये बोला भी था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, ये वाला तुम्हें भी पता है, कि तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। If any charge particle is oscillating, if any charge particle is oscillating, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है या उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है।
याद है कि नहीं है? मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तो एक पॉइंट क्लियर लिखवाया था कि अगर अगर कोई पॉइंट, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन अगर वो पॉइंट मोशन करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा अगर कांस्टेंट मोशन कर रहा है तो। और अगर वो पॉइंट एक्सेलरेट करना लगे या ऑसिलेट करने लगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। ये मैं बोला था, नहीं बोला था तो आगे बोलूंगा। तुम लोगों ने जिन जिन लोगों ने मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, किसी से भी पढ़ा होगा तो ये बात तो पता होगी ना भाई। ये बात पता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करने लगता है। ये बात पता है कि नहीं पता? यस तुषार पता है ना ये बात? यस सर। ठीक है, तो अब तुम ही बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो पहले वेलोसिटी इधर थी, अब वेलोसिटी इधर हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो जब वेलोसिटी में चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा ना। और इस एक्सेलरेशन भी तुमको पता है v स्क्वायर आर के बराबर है ना? ये भी तुम्हें पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस सर। तो अब प्लैंक सर ने फिर कुछ सेंट्रीपिटल क्या होता है सर? देखो, जब भी आप सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं ना, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। तुम एक रस्सी लेना, ठीक है, बड़ा सा रस्सी लेना, उसमें एक ईंट बांध देना, ठीक है, और उसको घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना, देखना ईंट गिरेगा नहीं, ईंट नहीं गिरेगा। जब तक घुमाओगे तब तक नहीं गिरेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि देखो, उसे गिरना तो चाहिए था, लेकिन उसे एक फोर्स मिल रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको बैलेंस कर रहा है, जो ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो गिर नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो वो जो फोर्स है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। जहां जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन भी होता है। तो फिर उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है? यस सर। अरे बोलो ना, ये बात ठीक रही? ये बात समझ में आई? तो प्लैंक ने फिर Yes, क्वेश्चन sir. उठाया कि अच्छा रदरफोर्ड जी, आपकी बात सही है, आपने तो ये तो बहुत आसानी से बोल दिया कि मूव करता है तो क्या करेगा, मूव करेगा तो इसको कौन सा फोर्स, कौन सा एक्सेलरेशन मिल जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, तो ये खुद को बैलेंस कर लेगा तो नहीं गिरेगा। लेकिन आप ये बताइए, अगर ये मूव करेगा तो क्या होगा? अगर ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मूव इमिट करेगा करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करने लगेगा? जनरेट करने लगेगा, इमिट करने लगेगा, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करने लगेगा प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जब भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने का मतलब वो उसको निकालता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है, अब ये क्या कर रहा है? एनर्जी इमिट कर रहा है। तो आप ये बताइए, अगर चार्ज पार्टिकल अगर ये मान लीजिए घूम रहा है, नाभिक के चारों तरफ एक घूम रहा है, मान लिया घूम रहा है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी इमिट करने लगेगा। फिर तो अब एनर्जी इमिट करेगा तो इसकी तो एनर्जी कम होने लगेगी। अब एनर्जी कम होने लगेगी तो ये ऐसा होगा कि इसका इसका जो सर्कुलर पाथ है छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी और ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता तो फिर तो एटम ही खत्म हो गया। एटम तो तभी है ना जब ये अरेंजमेंट बना हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम का अस्तित्व तो खत्म, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप तो कह रहे हैं कि घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है तो कैसे पॉसिबल है? तो रदरफोर्ड के पास EMW क्या है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, BMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब तो रदरफोर्ड के मॉडल में इसका कोई जवाब था नहीं, अब वहां पे रदरफोर्ड हो गए चुप। ठीक है, तो प्लैंक ने तो बर्बाद कर दिया रदरफोर्ड मॉडल को। ठीक है, प्लैंक की एक थ्योरी सर ये पता है, ये पूछ रहे कि इसका ये होता क्या है देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रो जितने भी तुम सनलाइट वाली वेव्स देख रहे हो ना,
ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तुम्हारा जो सन से लाइट आ रहा है ना, वो जो वेव है वो एक खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे देखते हो, एक्सरे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब जिस वेव की स्पीड 3 × 10⁸ है, वो सारी की सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, यस सर। समझ गए? और हर वेव Yes, क्या sir. है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरीके की एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी अगर निकालेगा तो इसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और लास्ट में आके एटम बिगड़ जाएगा। तो इसे प्लैंक की एक थ्योरी रदरफोर्ड मॉडल को बर्बाद कर दी। इसके बाद एक और बात हो गई, लोग ने लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर ली। इसने तो बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि जो न्यूक्लियस के बाहर के ऑर्बिटल हैं, न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस है, खाली स्पेस है, जो ऑर्बिटल्स है, वहां इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कहाँ मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, इसने कुछ बोला ही नहीं। तो अगर मान लो अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम बनाएं इनके अकॉर्डिंग, तो हर वेवलेंथ आने चाहिए हमारे लाइन स्पेक्ट्रम में। हर वेवलेंथ, हर टाइप के वेवलेंथ आना चाहिए, हर टाइप का वेवलेंथ आना चाहिए। पर जब लाइन स्पेक्ट्रम आया तो देखा गया ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो हमारी लाइन स्पेक्ट्रम आई, उसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ है, जो एटम के अंदर कुछ ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका वेवलेंथ आया, बाकी सबका वेवलेंथ हमारे स्पेक्ट्रम में आया नहीं। स्पेक्ट्रम मतलब समझ लो फोटो एक तरीके का फोटो लिया गया, तो देखा गया कि ये सब आए, सारे वेवलेंथ आने चाहिए थे, आए ही नहीं। ये बहुत ही क्या आया, डिस्क्रीट आया। इनके अकॉर्डिंग तो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए था, लेकिन आया डिस्क्रीट। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम वाली बात को भी इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको खारिज कर दिया गया। बोला गया एक तो प्लांक को भी नहीं सही तुम बता पा रहे हो और लाइन स्पेक्ट्रम भी नहीं बता पा रहे हो, तो इसको खारिज करो। नए आदमी है बोर। कौन आया, अब कौन आया बताओ? बोर्स। अब जो बोरबरी मॉडल है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज कभी कभी रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार पूछ लेता है, बोलेगा जेड एटॉमिक नंबर का एक न्यूक्लियस है जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आर रेडियस के ऑर्बिटल पाथ पे मूव कर रहा है। आर रेडियस के ऑर्बिटल पाथ पे मूव कर रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन बोलेगा, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एक जेड एटॉमिक नंबर का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो आर रेडियस के ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, तो उसकी हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जरा बताना। सर के स्क्वायर, हाँ, के स्क्वायर बटे आर एम आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू रूट के ई बटे रूट एम आर। रूट एम आर के ई अपॉन एम आर। थोड़ा सा गलती कर दी हो, बाकी कोई और सर वो बताए? पॉजिटिव है ना सर, वो दोनों का तो एक ही जैसा चार्ज लेते हैं ना, तो सर ई स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, नहीं देखो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम ध्यान से सभी लोग सुनो, तुम समझ गए हो बात को, मैं समझ गया। बाकी लोग भी ध्यान से सुनो यार, कितने लोग हैं क्लास में, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। शना खान, शाबिया, अब्दुल्ला भाई कहाँ रह रहे हैं आप? नो रिस्पॉन्ड। अब्दुल्ला, कशिश, फरमाया जाए। हाँ हाँ अब्दुल्ला। हेलो शना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सर बोलेंगे तब। तो बोलो फिर आंसर बताओ, सिंपल सा बात है इसका, जबकि मैं बता भी दिया हूँ सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग बोलने रहा की है, हिम्मत नहीं है मेरे पास। कशिश तुम बताओ,
हेलो कशिश, Yes, sir. आंसर क्यों नहीं बता रही हो? V square equal KZ E square upon MR. के V square equal F means V. हाँ 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 KZ E हाँ square upon MR. एम आर, तो वी क्या आ जाएगा? अंडर रूट के जेड ई स्क्वायर अपन एम आर। ठीक है, सिंपल है। देखो एफ बराबर क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन की जगह ई है, क्यू टू की जगह क्या है? जेड इंटू ई। तुम Z जेड छोड़ दिए, ध्यान देखो, अपन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर होता है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स लगता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। मैं लिख दूं एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर से आर खत्म कर दो, इसको इधर भेज दो, तो वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। देखो इसने बहुत सही किया है कशिश ने। वी की वैल्यू हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। समझ में आया कैफ? कैफ नहीं आया सर। देखो मसला ऐसा ना कि इलेक्ट्रॉन है, देखो दो फोर्स हैं, दो दो चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास चार्ज जेडी का है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस सर। ये तो जानते हो ना। तो कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगा? कूलॉम्स लॉ लगा दो, बोल दो के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको एक एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कर रहा है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। खत्म। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये वाला आ गया। हाँ या नजमी जवाब दो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, लिमिटेशन बताओ। अब मैंने लिमिटेशन बता दिया, लिमिटेशन बता दो रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड मॉडल का। पहला लिमिटेशन क्या है? पहला, व्हाट इज फर्स्ट लिमिटेशन? सर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो अपनी एनर्जी क्यों इमिट कर रही है और इलेक्ट्रॉन क्यों गिरेगा जाके। मतलब प्लैंक्स थ्योरी को डायरेक्ट ही बोल दो, प्लैंक्स थ्योरी को इन्होंने क्या नहीं कर पाया? कुड नॉट एक्सप्लेन। और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? जो दो बड़े बड़े जो रीजन है, लाइन स्पेक्ट्रम को, सर लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन Line एक्सपेक्ट्रम नहीं करता। spectrum. हाँ, स्पेक्ट्रम पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन स्पेक्ट्रम को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो दो थे बड़े रीजन थे जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया गया, ठीक है। आगे इन्हीं के चीजों को लेकर, इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। हाँ, इन्हीं के चीजों को लेकर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। सारा कॉन्सेप्ट यही था, बस इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करा था बोर्स एटॉमिक मॉडल में। देखो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना, इन्होंने पहले प्लैंक वाले की कमियां निकाली। प्लैंक ने क्या बोला था? बोलो सर बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गाइस। वेव एनर्जी जो होती है वो इमिट करता है। हाँ, तो इन्होंने सबसे पहला प्लैंक वाले की कमी को सुधारा। उसने बोला कि देखिए, हर चार्ज एक्सेलरेटेड, हर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट तो करता है, लेकिन इन्होंने पहला जो टॉपिक बोला, इससे प्लैंक का स्टेटमेंट खत्म हो गया, रद्द हो गया। देखो मैं जो लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बताया।
पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। जो इलेक्ट्रॉन होता है ओनली सर्टेन ऑर्बिट में मूव करता है, हर ऑर्बिट में नहीं मूव करने लगता है। रदरफोर्ड ने बोला तो बाहर होगा, कहीं पे भी होगा और मूव करेगा, लेकिन इसने बोला ना 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 ऐसा नहीं होगा, हर जगह मूव नहीं करेगा, सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेगा। और जब भी ये स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेगा ना, तो उस टाइम पे कोई भी रेडिएशन नहीं करेगा। प्लैंक हो गया चुप। यहाँ पे प्लैंक ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था रदरफोर्ड पे, वो खत्म हो गया। अरे बोलो, प्लैंक की बोलती बंद, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि जब स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो रेडिएशन ही नहीं करेगा, तो खत्म बात। समझ में आया? जब रेडिएशन ही नहीं करेगा तो उसकी ऑर्बिट छोटी ही नहीं होगी, वो एनर्जी लूज ही नहीं करेगा। ठीक है, प्लैंक का यहाँ पे बात खत्म हो गया। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोल दिया, अभी देखो दूसरा जो कमी थी वो भी दूर हो गई। दूसरी कमी ऐसा थी कि किसको, लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था बोर वाला। देखो इन्होंने रदरफोर्ड, इन्होंने रदरफोर्ड से ही कॉन्सेप्ट लिया, इन कुछ चीजों को इंप्रूव किया। इन्होंने बोला कि लाइन स्पेक्ट्रम को इसलिए नहीं कर पा रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। लेकिन इन्होंने बोला ना ना, हर ऑर्बिट में कहां कर रहा है, सिर्फ स्टेशनरी में कर रहा है। तो जिस ऑर्बिट में, जिस स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट क्यों नहीं करेगा सर ऑर्बिट में? हाँ, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया कि जब भी स्टेशनरी ऑर्बिट में, जब भी स्टेशनरी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट है, जब भी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पे कोई भी रेडिएशन नहीं होगा। और स्टेशनरी ऑर्बिट हम कैसे पता करेंगे? हर स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, NH/2 होगा। ठीक है, समझ में आया? अबे क्यों नहीं करेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्यों नहीं, दैट्स एक्सपेरिमेंटल, हम एक्सपेरिमेंटल भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लेवल पे नहीं है, लेकिन हमें हमारे लेवल पे हमें बता देना है। देखिए प्लैंक भाई आपकी बात सही है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेगा तो कोई रेडिएशन नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन नहीं होगा, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। और स्टेशनरी ऑर्बिट कौन होगा? जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम NH/2 होगा, वो सारे ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे। ठीक है, तो पहली कमी एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम पता है ना? यस। मोमेंटम क्या होता है? mb होता है p। अगर कोई, देखो अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? हेलो, लीनियर मोशन कर रहा है, तो वहां पे उसका हम मोमेंटम डिफाइन करते हैं। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम वहां पे एंगुलर मोमेंटम की बात करने लगते हैं। ठीक है, यस सर। लीनियर सर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो यार, मोशन ही नहीं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में नया टर्म समझ लो। ठीक है, बाकी काइनेमेटिक्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे उधर, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली 12th बेस में बच्चों को ये पता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे सीखो, पहला गलत कमी इन्होंने दूर किया, दूसरा कमी भी इनडायरेक्टली दूर हो गई। जब अपना इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में मोशन कर ही नहीं रहा है, तो उसका फोटो लोगे तो कंटिन्यूअस थोड़ी ना आएगा, डिस्क्रीट आएगा। अरे देखो, अगर आप उसका वो ले रहे हैं, स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो डिस्क्रीट आएगा। क्यों? क्योंकि
कुछ ही देखो, हर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, समझना, एक ही बार में सब समझ जाओगे, फिर सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। मान लो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है, मान लो इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, तो इस ऑर्बिटल में इसकी खुद की एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी होगी। चलो हम एनर्जी अभी कैलकुलेट करेंगे, छोड़ो कैसे स्पेक्ट्रम वाली कमी दूर हुई मैं कैलकुलेशन से तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो कि मसला क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट में ही मूव करेगा और उस वहां पे रेडिएशन नहीं करेगा, प्लैंक वाली कमी दूर हो गई। दूसरा, each stable orbit ठीक, ठीक है। इसको मैं फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सर अभी नोट नहीं किया था। अरे नोट कर लेना, नोट्स में भेज चुका हूँ यार, ठीक है। मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने दूसरे पॉइंट में बोला कि देयर इज अ डेफिनिट एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच स्टेबल ऑर्बिट। हर स्टेबल ऑर्बिट यार बहुत खांसी आ रहा है। हर स्टेबल ऑर्बिट से क्या होता है कि एक डेफिनिट एनर्जी, हर मतलब हर स्टेबल ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कुछ एक डेफिनिट एनर्जी है, ठीक है। अभी एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के पास, हर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पास एक अपनी खुद की डेफिनिट एनर्जी है। वो क्या होगा, कैसे होगा, हम देखेंगे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाएगा, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, तो एनर्जी एक्सेप्ट करके जाएगा, और जब हायर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल के पास आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिशन और रेडिएशन तभी करेगा जब हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तुषार, तुषार है कि चला गया? अरे है सर, है। ये बताओ, सर। ये बात समझ में आई तुम्हें? अरे हाँ सर, जी सर। एक तीसरा पॉइंट थोड़ा लिख लेना, जो और हर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 2 पाई NH/2 पाई। मोमेंटम जो होगा NH L इक्वल टू, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब हम पहले ना, अब मैं इंटरेस्टेड हूं बोर को प्रूफ करने, बोर की सारी बातों को प्रूफ करने में कैलकुलेशन से, ठीक है। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं कि हर ऑर्बिटल के पास कितनी एनर्जी है।
ये जो n होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, या फिर उसको क्या कहते हैं, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। केमिस्ट्री में पढ़े होगे। हम यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह की तो बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं, ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटिव अप्रोच रख के मैं हर चीजों को क्या करना चाह रहा हूँ कि बोर की जितनी बोर्स की जितनी भी चीजें हैं उनको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, एनर्जी देखना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी एनर्जी पहले उसकी एनर्जी तो मुझे बता दो कि उसकी एनर्जी कितनी है। तो आपने बोला ठीक है, चलिए भाई। मैं बोला कि एक ऑर्बिटल है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी, इस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, उसको कैलकुलेट करना। तो बोलोगे सर जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली एनर्जी है, एनर्जी कितनी है, के Q1 Q2 भाई यार, है कि नहीं। क्यों कितना है, मान लो इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसके अंदर Z प्रोटॉन है, Q1 कितना होगा ZE, Q2 कितना होगा E अपन R। एनर्जी निकल गई, हेलो, यस सर। एनर्जी निकल गई, ठीक है। हमें लेकिन R तो पता नहीं है, ठीक है, R तो पता नहीं है। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमको पता है सर L इज हमको इक्वल पता टू है mvr। पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π होता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv/r, mvr। mvr होता है, mvr होता है, वेक्टर फॉर्म हटा दो अभी, mvr होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, देखो p बराबर होता है mv, याद रख लेना, क्या नाम है, कैफ, और l बराबर होता है mvr, NH/2π। मैं r की वैल्यू रख दूं, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या पता है, मुझे सब कुछ पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, r की वैल्यू यहां से रख देते हैं, mvr। हमें मास, एनर्जी, वेलोसिटी सब कैलकुलेट करनी है, तो mvr इज इक्वल टू NH/2π, NH/2π, तो NH/2π हम r की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ से r की वैल्यू निकाल देते हैं। r की वैल्यू क्या निकाल दूं बताओ। सर NH/2π NV। हाँ, v को r के टर्म में लिख देते हैं, mv v इज इक्वल टू NH/2π, NH/2π mr लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो जब भी बोर वाला इक्वेशन बोलेगा, अगर जब भी क्वेश्चन में बोर की बात करेगा तो तुम्हें ये इक्वेशन तैयार रखना, ये वाला इक्वेशन तैयार रखना, ये हर जगह काम आएगा, ठीक है, पूरे बोर्ड्स वाले में, ठीक है, यस। ठीक है। तो अब हम क्या करें बताओ। दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं चाहता हूँ तीन चीजें कैलकुलेट करना, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना, दूसरा एनर्जी कैलकुलेट करना, और तीसरा वेलोसिटी कैलकुलेट करना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक कौन से मतलब इस इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी है, इस ऑर्बिटल की रेडियस कितनी है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कितना है, और इस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है, इसका वेलोसिटी कितना है, ये सारी चीजें हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास तीन वेरिएबल है, आर, ई और वी। कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। हमको तीन इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन कौन सा मिल गया, एमबीआर वाला मिल गया, दूसरा इक्वेशन एनर्जी वाली मिल गई, तीसरा इक्वेशन में क्या निकाल लूं, बोल दूं के Q1 Q2, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोलो गाइस। यस सर। आर से आर काट दो लिख लो के जेड ई स्क्वायर बाई आर बराबर, हमें आना चाहिए भाई, क्योंकि पता है कई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, अभी मैं बताऊंगा, तुम देखो कैसे गलती करोगे, के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, ठीक है, ये ठीक बात है, के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। वी की वैल्यू उठा के रख दो, NH/2π mr, वी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो,
NH अपॉन 2 पाई MR, ऐसा कुछ। V की वैल्यू रख दूं NH अपॉन 2 पाई MR, मैंने कुछ गलती रख दिया है क्या? हेलो, सही है सर, सही है, सही है सर होल स्क्वायर सर। उसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर का, वो तो कर। स्क्वायर करेंगे। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, अब ठीक है। तो हो गया के जेड ई स्क्वायर अपन एम आर। अब ध्यान से देखना, यहाँ से तुम्हारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपन एम आर। आर से आर काट दो, ठीक है। आर को उधर लेके जाओ, बाकी सबको इधर लेके आओ, तो बोलोगे आर इज इक्वल टू, देखो आर को इधर लेके आओ, बाकी सबको इधर लेके आया, तो एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर बाहर रख दो, पहले कांस्टेंट को सबसे एक पास रखो। एच स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम स्क्वायर कांस्टेंट है, और क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है। एम से एम को काट ही दो, एम एक ही एम, और उधर क्या बच गया, एन स्क्वायर बच गया, और नीचे जेड बच गया। अब ये सारे कांस्टेंट है ना, ये सारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू पुट कर दो। एच की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। के की वैल्यू 9 × 10⁹ ई स्क्वायर रख दो। सब पुट करोगे तो सब पुट करोगे तो क्या आएगा, 0.529 आ जाएगा, 0.53। 0.529। तो आर की वैल्यू फाइनली जो आ गई 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, खत्म। ये हमको याद रखना है, रिमेंबर। तो जिस जिस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस क्या निकल के आया, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड निकल के आया। अरे बोलो सर ये आई किस में? क्या, सर ये रेडियस कौन सी यूनिट में है? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। इसका यूनिट याद रखना, मीटर में नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ये हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा, अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूँ, एनर्जी निकालना चाहूँ तो एनर्जी का फार्मूला है, क्या नाम है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो एनर्जी हो जाएगा के ई स्क्वायर, तो क्या है कांस्टेंट है, जेड को बाहर रख लो, आर की वैल्यू रख दो 0.529 एन ई स्क्वायर बाई जेड। तो जेड ऊपर चला गया तो जेड स्क्वायर हो गया। ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू रख दो, तो जो ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू क्या आएगी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ई की वैल्यू -19, मतलब एक ई तो पॉजिटिव होगा ना, एक ई तो 1.6 × 10⁻90 -19 होगा, एक ही क्या होगा, -1.6 × 10⁻19 होगा, है ना। अरे बोलो, एनर्जी लिखते टाइम हम साइन भी तो लिखते हैं ना, क्यू पॉजिटिव या क्यू निगेटिव, तो एक पॉजिटिव होगा क्यू और एक क्यू निगेटिव होगा, तो एनर्जी निगेटिव आई। निगेटिव एनर्जी क्या बता रही है कि इसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रुका हुआ है, अगर पॉजिटिव इतनी एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। तो हमने एनर्जी भी निकाल लिया। तो दोनों फार्मूला पहले मुझे यहाँ नोट करने दो। पहला फार्मूला क्या था, आर का था, क्या था आर का, 0.5929 इंटू एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या था एनर्जी का, सर 13.6 जेड स्क्वायर बाय -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब तीसरा वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सर वेलोसिटी आपने आर की वहां पे वैल्यू एम, सर आपने वहां पे एम कर दिया सर, पीछे पीछे यहाँ कहाँ भाई,
सर चलो पीछे velocity चला निकालते गया। हैं। रुको देख लेना, वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी में r की वैल्यू पुट कर दूं मैं, r की वैल्यू पुट कर देता हूँ। वेलोसिटी इक्वल टू क्या आया था, देखो वेलोसिटी निकाल देता हूँ मैं। mvr बराबर क्या था, mvr बराबर क्या था, nh अपन 2 पाई था, m v बराबर nh, n को पहले h अपन 2 पाई इधर कर लो, कांस्टेंट है, n इधर कर लो, ठीक है, m भी इधर कर लो, r नीचे आएगा, r की वैल्यू क्या है 0.529 और n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z। तो v की वैल्यू क्या आ गई, देखो z n से n उड़ गया, z ऊपर चला गया, h अपॉन 2 पाई m 0.529 z बाई n, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या आएगा, ये सारे कांस्टेंट सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी जो आएगा क्या आएगा, वेलोसिटी बताओ 2.2 इंटू 2.18 into 10 to power 6 z by n। यूनिट याद रखना है, मीटर पर सेकंड में है। इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होगी, और इसकी यूनिट जो अपनी वेलोसिटी आई वो आई 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। देखो कितने ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सोचो इतनी वेलोसिटी है इसकी, देख लो लाइट से थोड़ा ही कम दिख रहा है, सोचो ज्यादा थोड़ी ना कम है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा कम है क्या, मुझे तो ज्यादा कम नहीं लग रहा। ये समझ में आ गया गाइस, तीनों फार्मूला याद रहेगा, यस सर। पीछे का भले याद ना रहे, Yes, प्रोसेस sir. याद होना चाहिए। प्रोसेस क्या याद होना चाहिए, प्रोसेस ये वाला याद होना चाहिए। पहला L बराबर होगा NH अपन 2 पाई, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपन R स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई R के बराबर। तीसरा प्रोसेस क्या है, जो एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई R जो होगा किसके बराबर होगा, बोलो एनर्जी के बराबर होगा। तो ये तीनों प्रोसेस हमें याद रखना चाहिए, या तो इस पे क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा तुम लोगों को ये तीनों फार्मूलाज, तीनों फार्मूला क्लियर है, बोलो जी सर। ठीक है। जी सर। अगर एक फार्मूला क्लियर है तो हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, v किसके प्रोपोर्शनल है, z बाई n के, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के, r किसके n प्रोपोर्शनल स्क्वायर है, n स्क्वायर बाई z के, ठीक है, बाय z के। हाँ या ना। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन बोले, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन बोले कि नाभिक से r डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी एनर्जी, और अगर कोई 4r डिस्टेंस पे है, 4r डिस्टेंस पे है, उसकी एनर्जी का रेशियो क्या होगा, E1 रेशियो E2 क्या होगा, बता दो। बहुत क्वेश्चन है, तुम देख सर क्या कह रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं। दो ऑर्बिटल है, एक के लिए रेडियस की वैल्यू r है, दूसरे के लिए मतलब दूसरे के लिए 4r है, दूसरे की रेडियस दूसरे ऑर्बिटल की रेडियस 4r है। बताओ इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का रेशियो क्या होगा, सेम न्यूक्लियस है, अच्छा सर, मतलब सेम एटम। ठीक है बता। सर ये क्या, सर ये सर एक के लिए r है, क्या हुआ, कुछ नहीं सर। अरे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वो बताओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो
तो इसकी एनर्जी क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ हो तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इन दोनों एनर्जी का रेशियो बताओ। सर 4:1। 4:1। देखते हैं, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ यार, क्या ही मसला है। अच्छा ये देखो, एनर्जी का फार्मूला क्या था, K(Q1Q2/R)। अब इसके लिए सब कुछ तो सेम होगा ना यार, तो E∝1/R। अगर ये 4 गुना ज्यादा है, अगर ये 4 गुना ज्यादा है, देखो E1/E2 को मैं लिख सकता हूँ R2/R1। E1/E2 क्या हो जाएगा, 4R1/R। तो 4:1 आ गया आंसर, हाँ या ना। अरे बोलो यार, बकलोलो। यस एक लड़का आंसर दे रहा है, बाकी यस लोग को सर। हवा ही नहीं लग रहा है। ठीक है, इतना लल्लू सवाल चल रहा है। अब चलो डीपीपी निकालो, डीपीपी क्वेश्चन को करते हैं। सर आप अपनी स्क्रीन पे निकाल लीजिए सर। निकालते हैं, टाइम भी हो गया। सर आज कुछ खाया नहीं सर, छोड़ दीजिएगा सर। अरे मैं भी नहीं खाया हूँ यार, चलो कोई नहीं, सर थोड़ा सा कल कर रात लेते से हैं नहीं लेट खाया हो कुछ। गया। अच्छा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया। सर अरे कुछ हो गया। ओके, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। मैं ना अभी आज क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ठीक है, मैं सारे फार्मूलाज को लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं कि सारी चीजों को एक साथ देखने वाले हैं, सारी चीजों को एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई ध्यान से ये जो अब तक तुम पढ़े हो ना, जो अब तक पढ़े हो सब बकवास था, ठीक है, सब टाइम पास था, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से न्यूमेरिकल अप्रोच है, ठीक है। नहीं सच में यार, मुझे तो बकवास लगता है पढ़ाना, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, सर हम खुद ही छोड़ नहीं सर सकते। बोर हो गए थे, हमने कहा सर क्या पढ़ा रहे सर। हाँ नहीं सच में भाई, जब मैं ये चीज, जब मैं खुद कल हो गया सर। हेलो सर। कशिश दी। हेलो। हाँ दी, पूछिए हेलो। क्या पूछ सर रहे हैं। नहीं है। हाँ नहीं सर सर। नहीं है। मैं तो पूरी क्लास में सोई थी। क्या।
पूरी क्लास में सोई थी। आजकल मेरी तबीयत खराब चल रही है ना 3 दिनों से, तो मैं सोई हुई थी पूरी क्लास में। वैक्सीन लगवा ली क्या? नहीं दी। सर आ गए। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या हो रहा है? जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रदरफोर्ड ने बोला था ना कि ऑर्बिट घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड मारेगा। पर उसको थोड़ा सा सुधार करके बोर ने बोला कि नहीं, राउंड तो मारेगा लेकिन कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट में ही राउंड मारेगा, स्टेशनरी राउंड ऑर्बिट में ही घूमेगा अपना, उसका खुद एक स्टेशनरी पाथ होगा जिसके अकाउंट और जिसके अराउंड वो रास्ता, जिस रास्ते पे वो घूमेगा। तो चूंकि अब घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का सब कुछ पूछा जाएगा। पहला वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या निकला? 0.529। उसके बाद 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, सॉरी पहला रेडियस, पहला रेडियस 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। दूसरा वेलोसिटी, जल्दी जल्दी फार्मूला बोलो गाइस। 2.2 into 10 to power 6 z by n मीटर पर एंगस्ट्रॉम में सेकेंड। था। और तीसरा क्या था? एनर्जी -13.6 इंटू 10 माइनस, सॉरी बस इतना ही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ी ना कर रहा है। जेड सर स्क्वायर ये बाई नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है सर ये। हाँ, अरे नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो लेके आ रहा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो लेके आ रहा। ये ठीक है? अब ठीक है यहाँ तक? ये तीन यस तो सर। बेसिक बात है, ये तीन तो बेसिक बात है। लेकिन देखो घुमा घुमा के तुमसे क्या क्या पूछेगा। घुमा के पूछेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर वेलोसिटी बताइए, ओमेगा बताइए। तो ओमेगा इजकल टू क्या होता है? वी बाई आर होता है। वी बराबर आर ओमेगा पढ़े हो? तुमसे ओमेगा पूछेगा तो वेलोसिटी निकाल देना, वी बाई आर कर देना, ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है? वो तुमसे टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड पूछेगा तो तुमने फार्मूला क्या पढ़ा है? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपन टी। 2 पाई ओमेगा अपॉन बराबर क्या टी। होता है? 2 पाई अपन टी। ठीक है? और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी बाई आर। वी बाई आर इजकल टू सर 2 टू पाई पाई अपन अपॉन 2। टी। तो मैं टाइम पीरियड क्या लिख लूंगा? वी बाई 2 पाई आर लिख लूंगा। तो हमसे ओमेगा पूछेगा तो ही बता दूंगा, टाइम पीरियड पूछेगा तो ही बता दूंगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या बताऊंगा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपन टाइम पीरियड। और 1 अपन टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर मुझे याद ही ये है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है सर? 2 पाई टी होता है कि 2 पाई अपॉन टी होता है? 2 पाई अपन टी होता है, सॉरी 2 पाई अपन टी होता है, हाँ मैंने गलती दी। 2 पाई एफ होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई अपन टी होता है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। तो हमने टी निकाल दिया ना, टी इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा, टी इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है? समझ में आ गया? निकाल यस लोगे ना ओमेगा, टी, फ्रीक्वेंसी, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सर निकाल लेंगे। यस ठीक है। सर। चौथा पॉइंट जो पूछेगा, ध्यान से सुनना। चौथा पॉइंट तुमसे करंट पूछेगा। तुम्हें पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट पैदा होगी। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होती है। और अगर प्रोटॉन मूव करता है तो प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट पैदा होती है। तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा ये बताओ? करंट कुछ नहीं होगा, वी क्यू, अपॉन टी हाँ क्यू अपान टी, आई। तो ई अपान टी। ठीक है? समझ में आया? यस। यस चौथी बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। तो अगर मान लो एक, यहाँ पे मान लो ये सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगा, मोशन करने लगा इलेक्ट्रॉन, तो सर्कुलर पाथ में इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन याद करो जिन लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा है। एक वायर है जिसपे आई करंट बह रही है, एक वायर है जिसमें आई करंट बह रही है, तो इस वायर के वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी क्या होगा? बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपन 2 आर।
2r। तो ये भी हमको याद होना चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला दूसरा तीसरा तो कॉमन है, ए भी पूछेगा, ए भी पूछेगा, ए भी पूछ सकता है। इसका बस चला तो ए भी पूछ सकता है, इसका बस चला तो ए भी पूछ सकता है, इसका बस चला तो ए भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। सर रुक सर थोड़ा सा बैक कर दीजिए। अरे पूरे पूरे बोर मॉडल का सार यही है। आज तुमने जितना पढ़ा ना, अगर उसमें से सारे 5 और 6 फार्मूले याद है ना, तो बस बोर मॉडल खत्म। हमको बाकी जानने से मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन देखना है, इसी पे बेस, इसी पे बिहाफ्ड क्वेश्चन होगा तुम्हारे एग्जाम में, कुछ भी पूछ लिया होगा। और अगर मान लो ये बहुत तेज चक्कर लगा रहा है, तो अगर तुमसे पूछा जाए चार्ज कितना क्रिएट हो रहा है, तो Q बराबर Fe। अगर फ्रीक्वेंसी दे दे और चार्ज पूछे तो Q बराबर Fe। तो ये सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में अगर nth ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, तो उस ऑर्बिटल का रेडियस क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, एनर्जी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो कितना करंट पैदा कर रहा है, वो कितना करंट पैदा करने के साथ साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें तुम बता सकते हो कि नहीं? ऐसे सार था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर नहीं, क्वेश्चन करा दिए सर। सर बारिश होने लगी सर, अब घर नहीं जा पाई। घर नहीं जा पाओगे? अब मैं जा रहा हूँ यार, टाइम हो गया। अरे क्वेश्चन तो करा देंगे, पहले इतना तो अगर नहीं, तुम डीपीपी खुद से ट्राई करो ना। हेलो ठीक है हेलो सर। हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, कैफ ओके। बोलो भाई। सर रुकेंगे लास्ट। हाँ बोल लो, तुम क्वेश्चन पूछ लो क्वेश्चन क्या हुआ। या फिर अभी तो मैं निकल रहा हूँ यार, शाम वाले में पूछ लेना, ठीक है? और मैथ्स वाले में भी पूछ लेना, इसके बाद जो मैथ्स होगी ना वो पूछ, क्योंकि उन टीचर का मैसेज आ रहा है ना, तुम लोग की क्लास है ना अभी मैथ्स की। तो मैथ तो आप नहीं करा रहे ना अभी? नहीं, वो मुझे मैसेज कर रहे थे। आई थिंक ही इज सर वेटिंग आज फॉर शाम यू। को आज आप शाम को कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे क्या, कि थर्मो चलेगी? थर्मो खत्म करके कंटिन्यूटी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज खत्म हो जाएगा सर? हाँ आज खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा तो सोच रहा हूँ कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तुम्हारे मैथ्स वाले आई थिंक वेट कर रहे हैं क्या? उनका टाइमिंग कितने बजे से था गाइस? सर 11 बजे से होगा। 11 बज गया। तुम लोग मैथ्स की क्लास में नहीं है? या फिर उनको 15 मिनट के लिए बोल दूं कि 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए सर, मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया। सर नहीं सर, क्लास कराइए सर, 15 मिनट का फायदा ही क्या होगा? फायदा नहीं हुआ, नहीं मतलब अगर तुम थक गए होगे तो। ठीक है, तुम लोग डीपीपी आज जाके सॉल्व करना, ठीक है? जितने डीपीपी जाके सॉल्व करना, और उसके बाद से हम कल क्वेश्चन करेंगे बोर्स मॉडल पे, ठीक है? कल बोर्स मॉडल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई थिंक हम लोग चलेंगे उधर, क्या नाम है उसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ वो भी एक अच्छा टॉपिक है, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइस, कोई इशू किसी को? नहीं सर। कसी समझ में आ रहा है? तुम आंसर नहीं बता रही हो आजकल, क्या कर रही हो? सर इसमें आप सर अभी वो पढ़ाएंगे क्या? बता रहे थे। सर हेलो। हाँ बोलो सर एनर्जी लेवल डायग्राम। हाँ बिल्कुल, एनर्जी लेवल डायग्राम इंपॉर्टेंट ही है भाई। और स्पेक्ट्रम के एटॉमिक साथ पढ़ाऊंगा। स्पेक्ट्रम भी। अच्छा स्पेक्ट्रम कहाँ पढ़ाया अभी? ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लाइमन मिलते हैं बार्बर नेक्स्ट क्लास में। हाँ लाइमन बार्बर, 5 रुपए का फ्रेंड, आई एम फ्री। बाय।